वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एडुटेक। छात्रों, आपका स्वागत है दीक्षांत एडुटेक में। पाठ बड़े भाई साहब जो हिंदी के स्पर्श से लिया गया है। स्पर्श सिलेबस बी के अंतर्गत आता है। बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र की एक रचना है जिसमें वह अपने ही बचपन की कहानी को, अपने ही बचपन में हुई घटित घटनाओं को उन्होंने लिखा है, जो उनके बड़े भाई साहब के साथ उनके पठन पाठन अध्ययन के कार्यकाल में हुआ था। छात्रों, उसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मिला है, आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार रिकैप देता हूँ। उसमें हम लोगों ने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा, उनका संक्षिप्त विवरण लिया तथा शुरू हुआ था पाठ कि लेखक छोटे हैं और उनके बड़े भाई उनसे बड़े हैं, उनसे 5 वर्ष बड़े हैं। लेखक से 5 वर्ष बड़े होने के बावजूद भी वह मात्र 3 कक्षा उनसे आगे हैं। वह 9वीं कक्षा में है और लेखक 3 क्लास पीछे अर्थात 5वीं में है। 6, 7, 8 3 कक्षा। अब लेखक की उम्र 9 साल है। चूंकि वह 5 साल छोटे हैं तो उनके बड़े भाई की उम्र 14 वर्ष की है। उनके बड़े भाई बड़े ही अध्ययनशील व्यक्ति हैं, अध्ययनशील छात्र हैं। वह अपने रूम में बैठ करके अपनी पठन पाठन के अंतर्गत कभी पढ़ने से मन उबता है तो वह कुत्ते बिल्लियों आदि का चित्र बनाने लगते हैं कॉपी किताब के कोने पर, या फिर किसी शेर शायरी को बार बार लिखते हैं, किसी शब्द को 10-20 बार 15 बार लिख डालते हैं। उनकी ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी आदत है उनकी। एक बार ऐसा होता है कि छोटे भाई और वो दोनों वहां पर हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर से दूर, गृह त्यागी हैं। आश्रम में शिक्षा तो नहीं लेते लेकिन हॉस्टल में जरूर रहते हैं। वहां पे जैसे ही उनको मौका मिलता है लेखक को, वह वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, रूम से बाहर चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं तो बच्चों का मन कहाँ लगता है, और भला जाए तो कहाँ जाए, वह चले जाते हैं ग्राउंड में और वहां पर कागज के जहाज बना के उड़ाना, कभी तितलियों को बना के उड़ाना, और इस तरह से खेल करते करते कभी बाउंड्री पांचिल के ऊपर चढ़कर कूदना, जंप लगाना। उनको इन सब चीजों में, इन सब कामों में, इन सब खेलों में मन लगता है। लेकिन जब वह वापस आते हैं तो बड़े भाई के द्वारा पूछा गया एक छोटा सा प्रश्न उनके लिए इतना भारी हो जाता है कि वे चुप्पी साध लेते हैं। कहाँ गए थे? यह 3 अक्षरों का शब्द, 3 शब्दों का एक वाक्य इतना भारी हो जाता है कि बूत बन जाते हैं एकदम और खड़े हो जाते हैं चुप शाम, एक शरीफ बच्चे की तरह। और तब उनके बड़े भाई उनको डांटते हैं, डांटने के लहजे में समझाते हैं, समझाने के लहजे में डांटते हैं, और दोनों का मिश्रण करके उन्हें समझाते हैं। और छोटे भाई नतमस्तक होकर के उनका सुनते हैं। जब उनकी अपनी रचनाओं को लिखा हुआ देखते हैं प्रेमचंद, तो फिर उन्हें समझने में देर हो जाती है और वह असफलता प्राप्त करते हुए उनकी रचनाओं को फिर से समझना नहीं चाहते, क्योंकि उन रचनाओं का ना ही कोई अर्थ निकलता है। बेसिर पर के रचनाएं लिखते हैं, बावजूद इसके इन्हें समझाते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है। अच्छे विद्वान जो हैं अंग्रेजी में अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन लिखने में वह असफल हो जाते हैं, कारण कि अंग्रेजी इतनी सीधी विषय वस्तु नहीं है। और तुम अगर इस तरह से पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हमें देखते हो तुम पढ़ते हुए, अगर नहीं देख पाते हो तो तुम्हारे आंखों का दोष है, और देखते हो अगर पढ़ते हुए तो देखो कि मैं अगर इतना पढ़ने के बावजूद भी
एक ही कक्षा में 1 साल 2 साल फेल हो जाता हूं, तो तुम भला कैसे पास होगे जो कि पढ़ ही नहीं रहे हो, खेलते कूदते रहते हो। तो इस तरह से समझाते हुए उन्हें वह डांटते हैं, और डांट लगाने के बाद इनकी क्या स्थिति होती है। इनकी ऐसी स्थिति होती है कि मैं यह लतार सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था। मैं लतार सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था। अपराध तो मैंने किया था। आखिर लेखक ही अपराध कर रहे थे, भाग जाते थे, 1 घंटे भी वह पढ़ नहीं पाते थे और चले जाते थे। तब उनके बड़े भाई ने जो लतार लगाई थी उसे तो बर्दाश्त करना ही था उन्हें। अतः भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, वह उपदेशक थे। उपदेशक कहा जाता है उपदेश देने वाले को। उपदेश की कला में निपुण अर्थात सामर्थ्य था उनका, निपुण थे। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। हाय, आपके भी होते होंगे। कभी लतार लगती है तो कितना मजा आता है, इसका अनुभव आपसे बेहतर कौन जानता हो। प्राय कुछ छात्रों को तो प्रतिदिन ही लगती होगी। देखिए मुस्कुराहट चेहरे पर खिल रही है। ऐसे में बांध चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। कैसी हिम्मत? अरे भाई, भैया तो सही बोल रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं, ये पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ते हुए देख रहे हैं, फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हम तो पढ़ ही नहीं रहे। हिम्मत टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। अर्थात हिम्मत जब टूट जाती थी तब ये सोचते थे कि बात तो सही है बड़े भैया की, कि दादा का पैसा हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है पढ़ाई, इतना हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ से चले जाते हैं ना घर, हॉस्टल में रह के पढ़ना। और अच्छे स्कूल में पढ़ने से फीस भी ज़्यादा लगती है, और ये फीस वहन करने के लिए गार्जियन को मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत गार्जियन को महंगा पड़ेगा। अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊं घर। उनका हिम्मत टूटता था। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। साथ में अपने जीवन का निर्णय भी लेते थे कि मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा, तो इसमें क्यों मैं अपनी, अरे भाई ये पानी समुंदर का है, मेरे लिए दाल इसमें मेरी गलने वाली है नहीं, तो मैं क्यों इसमें बार बार जबरदस्ती अपनी दाल गलाऊं। ऐसी भावना उनके मन में उठती थी। और ऐसी भावनाएं जब भी उठती हैं अपने मन में, तो निसंदेह मन को शांति प्रदान करने के लिए ध्यान लगाना जरूरी होता है किसी भी छात्र, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि यही अशांत मन कहा जाता है। मन जब अशांत होता है तो नकारात्मक बातें अधिक हमारे मन में आती है, सकारात्मक बातें कम आती हैं। वही जब मन शांत रहता है तो सदैव ही सकारात्मक बातें आपके मन में आती हैं। नकारात्मकता एक अलग दिशा में जैसे सड़क के किनारे चली जाती है, अर्थात आपके जीवन की जो राह है उसके किनारे नकारात्मक चली जाती है नकारात्मकता। जबकि सकारात्मक बातों का सोचना, अध्ययन करना हमारे शुद्ध मानसिकता को दर्शाता है। अतः हमारी मानसिकता तभी शुद्ध हो सकती है जब हमारा मन शांत रहे। अभी लेखक का मन अशांत है। अपनी जिंदगी खराब करूं, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। क्योंकि छात्रों,
छात्र को अपने छात्र जीवन में यही दर्शित होता है, नहीं पढ़ूंगा, नहीं बड़ा कौन पढ़ेगा, इधर टीचर का डांट सुनो, इधर पापा का डांट सुनो, मम्मी का डांट सुनो, डांट सुन, मेरी किस्मत ही ऐसी है जो समय हमेशा डांट ही डांट, सबकी बात सुनते रहो। मैं तो उस ढोलक की तरह हो गया हूं, कोई भी आता है बजा के चल जाता है। ऐसी कई बातें मन में उठती हैं, लेकिन जब वही मन शांत होता है घंटे 2 घंटे के बाद, तो आता है नहीं, ऐसे कैसे मैदान छोड़ के भागे, रण छोड़ योद्धा नहीं, कायर कहलाता है, मैं कायर नहीं हूं। जब ये भावना मन में आती है और तब वह कायरता का परित्याग करता है और वीरता की तरफ अग्रसर होता है। आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, यह वीरता की तरफ अग्रसर होने वाली बात उनके हृदय में आती। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, और जब छात्रों को ऐसे झटका लगता है तो वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि टाइम टेबल नहीं, 24 घंटे को मैं अरेंज करूंगा। अरे 24 घंटे 1440 मिनट 86,400 सेकंड जो एक दिन में होते हैं, आप चाहे जितने भी रूटीन बनाते हैं, सभी छात्र लगभग बनाते हैं, लेकिन उसमें मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से 2 बातें अक्सर हुआ करती हैं, एक तो स्थिति से रूबरू होता है और दूसरी परिस्थिति से। स्थिति प्राकृतिक होती है और परिस्थिति पर स्थिति दूसरों की स्थिति होती है, परिवारजनों की स्थिति होती है। किसी भी स्थिति में आपका रूटीन फेल हो सकता है, चाहे वो स्थिति के कारण हो चाहे परिस्थिति के कारण। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। टाइम टेबल तो बनाते हैं सभी छात्र, लेकिन पूर्ण न होने के पूर्ण न होने का कारण यही होता है कि या तो स्थिति या तो परिस्थिति, इन दोनों के अंतर्गत टाइम टेबल असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? ये स्कीम को अगर कंप्लीट करना है तो नक्शा बनाना होगा, मैपिंग करना होगा उसका। इसलिए छात्र टाइम टेबल बना रहे हैं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। माने टाइम टेबल जब बनता है तो खेल कूद नगण्य, उसकी गणना ही नहीं, वो नहीं रखेंगे। भाई हमको तो मेहनत करना है, काम करना है, पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, 5 मिनट का समय मिलेगा उसमें तो बस मैं कर लूंगा। ऐसी सोच होती है, भावना होती है। जब हम झटके खाए रहते हैं, डांट सुने रहते हैं और मन में एक सकारात्मकता का प्रभाव होता है, तब ऐसी बातें हमारे मन में दर्शित होती है, आती है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह धो, हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। पाठ के आधार पर बताएं कि जब टाइम टेबल, भैया के डांट सुनने के बाद, बड़े भाई की डांट सुनने के बाद लेखक अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो कितने बजे उठने की बात करते हैं? 6 बजे उठना, है ना? ये तमाम प्रश्न हैं इन लाइनों में। अर्थात जब छोटे भाई साहब लताड़ सुन लिए हैं, डांट सुन लिए हैं अपने बड़े भाई से, तो सकारात्मकता इनके अंदर जन्म लेती है और तब यह एक वीर पुरुष की भांति बैठते हैं और अपने वीरता को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए वह सबसे पहला काम स्कीम को पूर्ण करने के लिए उसके ऊपर काम करते हैं। उसका टाइम का टेबल बनाते हैं कि मैं कब उठूंगा, कब सोऊंगा और इसके बीच, उठने और सोने के बीच में क्या क्या करूंगा, इसको सिलसिलेवार तरीके से बनाना ही टाइम टेबल कहलाता है। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 9:30 के बाद 10 बजे तक स्कूल जाना है, भोजन करने का 10 मिनट टाइम।
3:30 बजे स्कूल से वापिस होकर आधा घंटा आराम करना, 4 से 5 तक भूगोल, ये ही खेलने वाला समय है। ये भूगोल में भूगोल हो जाता है और कहाँ चला जाता है छात्र? भूखंड पर जहाँ खेल का मैदान होता है। 5 से 6 तक ग्रामर और आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी, कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है। टाइम टेबल को बनाने जब बैठते हैं तो हम सकारात्मकता के आधार पर ही अपना पूरा रूटीन बनाते हैं, वो एक बात है, और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। टाइम टेबल बना, ठीक है, वैसे दस्तावेजों की तरह जो कि पुल बनाना है और ठेकेदार साहब तक पुल का नक्शा निकाल दिए, पास हो जाता है नक्शा, लेकिन पुल नहीं दिखता। वैसे ही टाइम टेबल बनता है, लेकिन टाइम टेबल का टेबल ही रह जाता है, टेबल पर ही रह जाता है, टाइम नहीं दिखता और पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, क्यों अवहेलना शुरू होती? मैदान की सुखद हरियाली, सुखद जो सुख देने वाली हरियाली, अनेक शब्दों का एक शब्द सुखद, सुख देने वाली हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। अज्ञात और अनिवार्य रूप से मतलब अनिवार्य जो काम निश्चित तौर पे करना ही हो, अर्थात पढ़ाई बाद में हो सकती है, लेकिन वो दाव लगा रहा है, मैं तो उससे बेहतर लगा सकता हूँ। यहाँ तक कि कई छात्र तो ऐसे होते हैं जो फील्ड से आने के बाद घर पर बैठ के पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन मानसिक माथे में तो वही चलते रहता है, ओह काश मैं इस तरह से बैट नहीं घुमा करके, अगर इस तरह से घुमाया रहता तो एक उंगली नहीं एम्पायर की दोनों उंगली उठी होती। लेकिन यहाँ तो ऐसी ही उधेड़ बुन में छात्र रात को सोता भी है, बरबराता भी है और सुबह आलस भरे निंद्रा के आगोश से उठकर पुनः सोचने लगता भी है। लेकिन एक कर्तव्य परायण छात्र अपने टाइम टेबल को जब बनाता है तो उसका अनुसरण सही ढंग से करता है, और निसंदेह जो अपने टाइम टेबल का अनुसरण सही ढंग से करता है, टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं, वो तो सभी छात्र बनाते हैं, अनुसरण उसका करना बड़ी बात होती है, और जो अनुसरण करता है उसमें कोई संदेह नहीं, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति निसंदेह करता है, निश्चित करता है। इन बातों को ध्यान से में रखिए। आप लोग भी बनाते हैं टाइम टेबल, क्योंकि छात्रों समय जो आपको मिल रहा है, समय निकल जाने के बाद वो दोबारा नहीं आ सकता। टाइम दैट लॉस्ट नेवर कम्स टुमारो, वो कभी नहीं आता, जो चला गया वो चला गया। छात्रों एक प्रश्न है, बड़ा ही उम्दा प्रश्न, कि इस संसार में दिखने वाला प्रत्येक वस्तु का रूप परिवर्तन होता है, साइकिलिंग है। आप जीवों का साइकिलिंग पढ़ते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत, आप केमिकल का साइकिलिंग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, आप युगों का साइकिलिंग पढ़ते हैं अध्यात्म के अंतर्गत, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता। समय का चक्र पढ़ना है, कहीं मिला है? नहीं। सवाल यह है कि समय अपना
दोबारा आता है या समय सदैव आगे बढ़ता है? अगर दोबारा आता नहीं तो सतयुग फिर कैसे आया? अगर समय दोबारा नहीं आता तो क्यों कर हम सोचते हैं अगली बार ऐसा करेंगे? समय जो चला जाता है वह दोबारा नेवर कम्स टुमारो इन आवर लाइफ, होल लाइफ, क्योंकि प्रत्येक दिन हम अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बड़े होते जाते हैं। बाल्य अवस्था से प्रौढ़ा, यौना प्रौढ़ा और वृद्धा अवस्था को प्राप्त करने के बाद से दुनिया से रुखसत लोग हो जाते हैं। लेकिन समय कभी दोबारा उस तरह का नहीं आता। मैं पुनः बचपन में नहीं जा सकता। जो जिस उम्र को प्राप्त कर लेता है उसके आगे ही बढ़ना है। जो छूट गया वो छूट गया, अतः छोड़कर चलना नहीं है, यह गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपके यही 2-3 साल की मेहनत आपके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है। छात्रों, एक कवि ने कहा है कि राजा के बाग का है यह पेड़ खजूर। कंपटीशन के एग्जामों के लिए यह कहा गया है कि राजा के बाग का है यह पेड़ खजूर। 10+2 पास करते ही आप अगर बाग के खजूर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं एक छलांग लगा के, तो जीवन भर मीठा फल मिलेगा। राजा के बाग का है यह पेड़ खजूर, चढ़े तो फल मीठा मिले और गिरे तो चकना चूर। ये गिरना नहीं है। खजूर के पेड़ का उदाहरण इसलिए कवि देते हैं क्योंकि खजूर के पेड़ में डालियां नहीं होती। अगर चढ़े तो जीवन भर उसके पत्ते की टहनियों पर बैठ करके खजूर जैसा स्वादिष्ट और सुदृढ़ भोजन प्राप्त होता है, मीठे फल, लग्जरियस लाइफ। और गिरे तो चकनाचूर। असफल व्यक्ति को समाज में इतने ठोकरें मिलती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी आपके लिए सहज नहीं। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। और वहां आते ही मैं सब कुछ भूल जाता, क्या रूटीन है, क्या फॉलो करना है, सब भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। और जब मैं ऐसी गलती करता, लेखक कहते हैं, तो भाई साहब को नसीहत यानी मुझे सलाह देने की और फजीहत हमको बेशर्म कह देने की, हमें शर्मसार करने की उन्हें मौका मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, डरते रहता हमेशा। छात्रों, कहा गया है ये डर क्यों? मैं उनके साये से भागता। इस शब्दांश में एक बड़ी बात छुपी हुई है जो जीवन के लिए अहम रूप से हमारे जीवन में आती है। क्या? तो डरते हैं हम अपनों से, डरते हैं हम परायों से, डरते हैं हम भगवान से, डरते हैं हम शैतान से, डरते हैं हम इंसानों से। क्यों डरते हैं? इसलिए कि हम गलतियां करते रहते हैं। अगर मनुष्य एक चीज से डरे, अपनी गलतियों से डरे, या सोच ले कि मेरे द्वारा कोई गलती ना हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, उसे न भगवान से डर लगेगा, न शैतान से डर लगेगा और न ही किसी इंसान से डर लगता है। गलतियों से डरे। अगर गलतियां हम करते रहते हैं तो सबसे डरने की आवश्यकता पड़ती है। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो, लेकिन यह संभव नहीं। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी।
सिर पर नंगी तलवार लटकना एक मुहावरा है। लटकना एक मुहावरा है, खतरे का आभास होना, खतरा आना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। देखिए कितना सुंदर उदाहरण इन्होंने, उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि इन सब बातों के बावजूद, यह जानने के बावजूद कि मैं गलती कर रहा हूं, फिर भी मैं गलती करता था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी, मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया से वंचित नहीं रहता, वही मोह और माया मुझे खींच ले जाती है। वह अज्ञात, वह मोह और माया खेल के प्रति जो हमारा है, श्रद्धा है, वह मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से मैदान में पुकार लेती है और मुझे चले जाना पड़ता है। लेखक अपनी व्यवस्था को दर्शाते हैं। अब आगे इन तमाम बातों के बाद अब आता है समय मूल्यांकन का, रिजल्ट का। क्योंकि छात्रों, आप 2 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं, समाज को उससे कोई लेना देना नहीं। आपके मामा, चाचा, फूफा, नाना, भैया, कोई भी हित रिश्तेदार, नातेदार, समाज के लोग जब भी आपसे मुलाकात होती है तो एक ही बात पूछते हैं और फुल स्टॉप लग जाती है उस बात पर, पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना? और आप कहते हैं हाँ, बहुत अच्छे से हो रही है। बस यह मुख्य बातें आपसे होती हैं। उसके बाद कई तरह की बातें आपसे रिलेटेड होती होंगी, लेकिन यह मुख्य बातें जरूर सबके द्वारा आपसे पूछी जाती है, चाहे फोन कॉल से हो, चाहे आमने सामने। परंतु मूल्यांकन जब होता है तो उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ के 90% प्लस लाते हैं या 10 घंटे पढ़ के या बिना पढ़े। आपके मूल्यांकन के बाद समाज आपका मूल्यांकन करता है, वो फेल हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, सांत्वना जो देते हैं वह सांत्वना, उनका दिया हुआ सांत्वना किसी तेज नोकदार कटारी जैसा सीधे हृदय में उतरता है। ऐसा समय ना आए किसी भी छात्र के जीवन में। इसी का प्रयास सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वह मानहानि जीवन भर सालती है। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, जो नसीहतें देते थे अपने छोटे भाई को वही फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। यहां तो वह सार्थकता सिद्ध होती है जो एक कवि ने कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। एक भाई जो सदैव पढ़ते हुए नजर आते थे वह फेल हो गए हैं, और एक भाई जिसको 1 घंटे भी बैठने का मन नहीं करता था, खेलने के लिए भाग जाता था, वो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट इन क्लास पोजीशन लेकर पास हो गए। आया और मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया, अर्थात 3 वर्ष का अंतर लेकर के चल रहे थे। 1 वर्ष में उन तमाम बातों को उन्होंने लिखा अपने लेखनी द्वारा इस लेख में, और अगले वर्ष जब मूल्यांकन हुआ तो मूल्यांकन से समाज को आपके पढ़ने से कोई लेना देना नहीं, आप कितने घंटे मेहनत करते हैं, लेना देना तो रिजल्ट से। और रिजल्ट आया तो प्रेमचंद्र ने यह सिद्ध किया था कि वो अच्छे पढ़ रहे हैं, अपने बड़े भाई से बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दादाजी के पैसे को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत जिन्होंने नसीहत के रूप में अपने छोटे भाई को डांटा था, समझाया था, वही फेल हो चुके हैं। जी में आया, अब इनके जी में मनोबल इनका बढ़ा है, जो टूटता था हिम्मत वो बढ़ गया। और इनके जी में अब क्या आ रहा है, भाई साहब, ये विचारों में आया है उनके, भाई साहब को आरे हाथ लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहां गई, ये पूछने का मन बना रहा है कि घोर तपस्या कहां गई,
मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ, अव्वल भी हूं। मैंने खेला भी और पढ़ाई में भी मैं सबसे पहला स्थान प्राप्त करके हूं। आपके वो सब दकियानुसी बातें कहां गई? आपकी वो तपस्या, बातों को समझना, ये सब जो नसीहतें मुझे दे रहे थे, लेकिन क्या लेखक ऐसा करेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि वह एक संस्कारी परिवार के संस्कारवान छात्र थे। आइए देखते हैं क्या करते हैं ये। मुझे देखिए, मैं मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल्ली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कना यानी दुख में और दुखद करना, यह भी मुहावरा है, का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अर्थात वह इतने दुखी थे। जब असफल होता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मनुष्य का किसी भी उम्र पड़ाव पर हो, असफलता किसी को नहीं भाती, वह दुखी हो जाते हैं। और उनके दुख को देख करके जो छोटे भाई के मन में ये उल्लासपूर्ण और शरारतपूर्ण जो बातें आ रही थी उनसे पूछने के लिए, वह कहीं किसी कोने में दब के रह गई, क्योंकि उनको दुख देख करके, उनका दुखद चेहरा देख करके, उनका देखा हुआ था उनकी मेहनत को करते हुए, बावजूद इसके उनको अब कहने की इच्छा नहीं हो रही थी। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा, डाउन हो गया रौब थोड़ा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था, वह फिर पास करेंगे फर्स्ट डिवीजन से। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, ये मन में सोच रहे थे कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकरी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था, ऐंठ के चलना साफ जाहिर होता था। यानी कि अब बड़े भाई से उनको डर नहीं लगता था, जो उनके साये से डरते थे अब उनके सामने डट के चलते थे, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि अब पूछेंगे, जैसे ही बोलेंगे मैं भी बोल दूंगा, ऐसी भावना उनके मन में थी। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या उन्होंने ऐसी अपनी भावनाओं के साथ, उनके साथ कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न की या नहीं की। रंग ढंग साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, सुबह से खेलना शुरू कर दिया था। रोज रोज अपनी आदतों में बदलाव लेते लेते कि अब काहे का डर, अब तो हम अव्वल हैं दर्जे में। भैया बोलेंगे तो नम सीधे मिठा है बोलेंगे कि आप कौन सा तीर मारते हैं इतना पढ़ के, मैं तो खेल कूद के भी फर्स्ट आ गया। लेकिन वो बड़े भाई तो बड़े भाई थे, उन्होंने भांप लिया कि ओ इसके मन में तो यही सब गिल्ली डंडा चल रहा है। और एक दिन सुबह में जब वो गुल्ली डंडा खेलने के भेंट सारे समय को करके सीधे खाने के वक्त आते हैं महोदय जी, तो क्या होता है, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है। मगर इम्तिहान उन्होंने तलवार खींची ली और डांटना शुरू कर दिए
बहुत मन बढ़ गया है तुम्हारा, फर्स्ट आ गया क्लास में एक साल में, अगले साल देखते हैं कि कैसे तुम पास होता है। मन बढ़ गया इतना कि सवेरे से दोपहर कर दिया तुम खेलने में ही, बहुत तुम्हारा ये हो गया है। इस तरह से करके डांटे हैं, और डांटने का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अक्सर ही देखिएगा जब भी घमंड की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर रावण का नाम आता है। वैसे तो सिर्फ रावण ही घमंड का पर्याय नहीं है, भारत में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु रावण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसीलिए अक्सर ही लोगों के जुबान पर घमंड के नाम पर उदाहरणार्थ रावण महोदय का ही नाम आता है। सोचिए कि रावण कितना महान घमंडी था, अभिमानी था। कुख्यात और विख्यात इन्हीं दो की पूजा की जाती है। राम अगर विख्यात थे तो रावण कुख्यात था। बुद्धि का विकास असल बात है, बुद्धि का विकास असल बात यह नहीं है कि आप परीक्षा पास कर गए, असल बात यह होती है कि बुद्धि का विकास। छात्रों, यहाँ पर एक छोटी सी चुटकुला मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बुद्धि का विकास टॉपिक है, विषय वस्तु है। इस पर एक लड़का भारत से इंग्लैंड गया, ब्रिटेन, अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और ग्रहण भी करके बखूबी ग्रहण करके आया अपने देश। पिता से कहा कि पिताजी मेरी पढ़ाई पूर्ण हुई और मैं आज एक सफल इंजीनियर बन गया हूं, अब देखिएगा मेरा कमाल, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पिता भी गर्व से अपना सीना तान करके गांव में घूमते रहे और कहते रहे, देखे मेरे बेटा को इंजीनियर बनाया हूं। लेकिन हठात एक दिन क्या हुआ, एक दिन नहीं 3 दिन, 3 दिनों से वह इंजीनियर महोदय अपने आंगन में गड़े हुए बांस के धाजा, जो महावीर जी का रूप होता है, उसको कभी ऊपर से जाके देखते थे, कभी नीचे से आके देखते थे, कभी ऊपर से जाके देखते थे छत पे चढ़ के, और सोचते रहते थे कि आखिर ये कैसे। 3 दिनों तक देखने के बाद पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा, तुम्हें 3 दिन से मैं परेशान देख रहा हूं, कभी छत पे जाते हो, कभी नीचे आते हो, कभी आंगन में खड़ा होते हो। ये हनुमान जी का ढांचा है और तो कुछ है नहीं, इसे तुम क्यों निहारते हो? क्या कौन सी ऐसी चहल पहल है तुम्हारे मन में, कौन सी ऐसी उत्सुकता है तुम्हारे मन में जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है? 72 घंटे बीत गए। उसने कहा कि पिताजी मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर इस पतले से बांस पर चढ़कर उतना ऊपर वो झंडा लगाया किसने और कैसे लगाया? पिताजी समझ गए कि अच्छा बेटा, ब्रिटेन से पढ़ के आए हो इंजीनियरिंग, तो पढ़ना एक बात होती है, समझना दूसरी बात होती है। भाई ने उनके ठीक समझाया कि परीक्षा सिर्फ पास कर लेना ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता क्षमता की उत्तम अवस्था नहीं है, बल्कि समझना भी उत्तम अवस्था है। एक बार पास कर गए फर्स्ट डिवीजन से तो ये बड़ी बात नहीं है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। राजाओं की भी श्रेणियां बटी हुई हैं। जो एक राजा होते हैं, और राजाओं के राजा को महाराजा कहा जाता है, महाराजाओं के राजा को महाराजा धीराज कहा जाता है, और महाराजा धीराजों के राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। और रावण चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी के भूभाग पर उनका अपना वर्चस्व था। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, इसलिए इनको चक्रवर्ती नहीं कहते। चक्रवर्ती उन्हें कहा जाता है जो, जैसे आज वीटो पावर वाले 5 देश हैं पूरे विश्व में, आप जानते हैं उन्हें, और उसमें यूएसए
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष बनता है वह चक्रवर्ती सम्राट है। उसको उसकी बात पूरे संसार को माननी पड़ती है। वह चक्रवर्ती घोषित किया गया है विश्व के तमाम लीडरों द्वारा, नेताओं द्वारा, प्रत्येक क्षेत्र वर्ग के। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेज को यहाँ पर चक्रवर्ती नहीं कह रहे हैं, जबकि अंग्रेज कई देशों पर अपना शासन कर रहे थे उस समय, तत्कालीन समय, लेकिन सभी देशों पर नहीं था, इसलिए वह चक्रवर्ती नहीं है, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप, महीप मतलब होता है राजा, सभी महीप महाराजा उसे कर देते थे, कर यानी टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। रावण इतना प्रकांड विद्वान था, दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, उसके अपने घमंड। और इसी आधार पर अगर कहा जाता है तो यह बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अपने भाग्य को लिखने वाला वह स्वयं ही व्यक्ति है और अपने ही हाथों अपना भाग्य सभी लोग लिखते हैं कर्म की कलम से। कर्म जैसा होगा फल निसंदेह वैसा ही प्राप्त होगा। रावण का कर्म ऐसा हुआ, इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी वह मात्र अपने घमंड के आगोश में अपना नामो निशान तक मिटा दिया और कुख्यात हो गया इतिहास के पन्ने पर। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा, पूरा अपना नष्ट कर दिया था, समूल नाश। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान भी अपने आप पर अभिमान किया था कि मेरे से बड़ा तो, मुझसे बड़ा तो ईश्वर का कोई भक्त है ही नहीं। भीख मांग मांग कर मर गया, लेकिन अभिमान हुआ कि ईश्वर से उससे बड़ा सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। सहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। सहरूम एक विद्वान व्यक्ति थे और सबल संपन्न व्यक्ति थे। अहंकार ने अहंकार किया था और उसका नाश कैसे हुआ? तो भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना यह भी मुहावरा है, यानी अयोग्य व्यक्ति को योग्यता प्राप्त होना, है ना। तो अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी कि अंधेरे नगरी के तुम चौपट राजा बने हो। अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य थे, योग्यता तो यूं ही तुम्हारे झोली में आ गई। या यूं कहें कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान हो गया। यही कहावत बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को सुनाया कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह मेहरबान थे और तुम जैसे गधा पहलवान बन गए, पास हो गए तो इतराते हो, इतना घमंड में फूले हुए हो। लेकिन यह घमंड उतने बड़े चक्रवर्ती राजा का घमंड रहा ही नहीं, जो दुनिया के सारे राजाओं देवताओं को अपने अधीन बना के रखा था, अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। उसका घमंड ने बिगाड़ दिया, विनाश कर दिया, समूल नाश कर दिया। तुम तो अभी एक दर्जा पास हुए तो इतना घमंड पाल लिया। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए।
हर वक्त उसका निशाना सही जगह पर है। अब तुम खेलने जाते हो और कभी मार दिए फाट तो एक ही बार में 50 डंडा हो गया, और कभी उठाए गिल्ली और गिर गया गुप्पी के पास, आउट हो गए। बैट चलाए, लगा तो छक्का नहीं तो फक्का, तो फायदा क्या है? बैट्समैन तो वो कहलाता है जो हर बॉल को हिट करने की क्षमता अपने अंदर रखता हो। भाई साहब ने सही उनको शिक्षा दिया था। आशा करते हैं छात्रों आपको यह समझ में आया होगा। यह दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तीसरे और चौथे पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी और कई बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो।